हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम में है चाहे बीकॉम ऑनर्स में। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो से हम इस सीरीज की, जिसको हम एग्जाम से पहले कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात यह आती है कि हमें इस कंप्लीट सीरीज में पढ़ना क्या क्या होगा। दूसरा हमारा लेसन नंबर 1 कौन सा है, तो लेसन नंबर 1 हमारा है डिमांड एंड सप्लाई। तो पहले हम देखेंगे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और फिर डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स होती क्या है। उससे पहले हमें कुछ चीज़ समझनी होगी। सबसे पहली चीज़ क्या, इकोनॉमिक्स होती क्या है। और अगर आपको ये समझना है इकोनॉमिक्स होती क्या है और हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, वो समझते हैं। कई जन ये बोलेंगे भैया हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एग्जाम में नंबर लेके आ सकें। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, खासकर फाइनेंशियल वर्ल्ड से रिलेटेड। लेकिन अब एक बात ये समझते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो डिराइव कैसे हुआ था और क्यों डिराइव किया गया था। उसके लिए पहले समझना क्या होगा हमें, ह्यूमन नीड्स को और रिसोर्सेज को। तो रिसोर्सेज की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो रिसोर्सेज जो हमारे वो क्या है, लिमिटेड इन नेचर, यानी कि रिसोर्सेज जो हम सबके पास क्या है, लिमिटेड है। अब दूसरी बात, अब बात करते हैं ह्यूमन नीड्स की। अब ह्यूमन नीड्स की दो फीचर्स हैं। एक तो पहली बात अनलिमिटेड है, डिजायर्स हमारी खत्म ही नहीं होती। दूसरा रिकरिंग इन नेचर है। अब रिकरिंग इन नेचर क्यों है, जैसे हमारी एक डिजायर कंप्लीट होती है, हमारा एक गोल कंप्लीट होता है, नया गोल के पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक नए डिजायर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो डिजायर है वो कभी खत्म होती नहीं है, रिकरिंग इन नेचर होती है। एक कंप्लीट हुई फिर दूसरी, दूसरी कंप्लीट हुई फिर तीसरी, तीसरी कंप्लीट हुई फिर चौथी, यानी कि हम एक नए नए डिजायर के पीछे क्या करते रहते हैं, भागते रहते हैं हमेशा। लेकिन अब यहीं से कंसेप्ट इसका आता है इकोनॉमिक्स का। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, लेकिन हमारी डिमांड्स क्या है, अनलिमिटेड। क्यों, क्योंकि हमारी नीड्स क्या है, अनलिमिटेड। अब जब भी हमारी नीड्स अनलिमिटेड होंगी लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसकी वजह से हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से खर्च करना पड़ता है ताकि हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। अगर मैं एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो एक कंज्यूमर कंजप्शन किस तरीके से करता है, ऐसे गुड्स और ऐसी सर्विस कंज्यूम करता है जहां से उसे क्या मिले, बेनिफिट मिले, सेटिस्फैक्शन क्या उसको मैक्सिमम मिले, है ना। और प्रोड्यूसर कैसे चीज़ों को यूज़ करता है, प्रोड्यूसर अपनी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करता है ताकि उसे प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। यानी कंज्यूमर की अपनी सोच है, प्रोड्यूसर की अपनी सोच है। ठीक है, तो दोनों की क्या है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन दोनों की डिजायर्स क्या है, अनलिमिटेड। लेकिन दोनों के पास ही क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड। यानी कि इस दुनिया में एक सिंगल पर्सनैलिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके पास ये बोल सकेंगे हम रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड। नहीं, सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही है। यानी कि एक टाइम पे दुनिया का कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो अपनी सारी डिजायर को कंप्लीट कर सके। वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करके चलता है ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट वहां से उठा सके। अब यहां से क्या आता है, कंसेप्ट डिमांड और सप्लाई का। तुमने तो समझ लिया कि इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते क्यों है, ताकि हम अपने रिसोर्सेज से जो भी हमारे पास है, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, उनसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, एज अ प्रोड्यूसर भी एज अ कंज्यूमर भी। अब आता है हमारे पास कुछ और चीज। अब आती है इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। अब आती है इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां से हम अपनी इनकम अर्न करते हैं, है ना। यानी कि जब हम किसी भी सोर्स से जब अपनी इनकम, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज हमेशा दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जहां से मेरे पास क्या है, पैसा है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जहां से मेरे पैसा नहीं आता। अब सपोज करो हम सब जो है हमेशा दो कामों में इंडल्ज रहते हैं सबसे ज्यादा, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब जैसे कि मैं आप लोगों की वीडियो शूट करता हूं, ठीक है, अब इन वीडियोस का ऐड चलती है, उससे मुझे क्या मिलता है, रेवेन्यू, यूट्यूब का रेवेन्यू। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन बात है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, आप जब अपने घर बैठे रहते हो खाली बैठ के, ठीक है, अभी आप एग्जाम टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे मेरी वीडियो चलनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। फिर बच्चे कहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंस्टाग्राम की रील्स देखने में। क्या रील देखने से पैसे मिलते हैं आपको, कोई देता है आपको रील देखने के पैसे, रील देखने के पैसे, रील शेयर करने के पैसे, उस पर रिएक्ट करने के पैसे कोई नहीं देता। ठीक है, लेकिन हम फिर भी करते हैं ना, तो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि हम डेली लाइफ में दो तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, एक इकोनॉमिक जहां से पैसा आता है, दूसरा नॉन इकोनॉमिक जहां से पैसा नहीं आता। तो ये हो गया एक पॉइंट इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है जो डील करता है डिमांड और सप्लाई के साथ, और इकोनॉमी क्या है, जहां से हमें पैसा मिलता है ना। यानी कि जब हम पैसों की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि भैया इकोनॉमिक्स होती क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम इन सारी डेली लाइफ प्रॉब्लम से डील कर सके। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो गए, लेकिन हो नहीं सकते ना, है तो लिमिटेड ही। अगर सपोज करो अनलिमिटेड हो जाए, आपके पास अकाउंट में बैलेंस ऐसे हो, ठीक है, 1 लाख लिख के डॉट डॉट डॉट,
यूँ लिख दूँ कितना अच्छा लगेगा ना, 1 लाख लिख दिया मैंने यहाँ पे 1 लाख, और यूँ लगा दूँ मैं यहाँ पे डॉट 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 कि भाई ये खत्म ही नहीं होगा, करते रहो खर्च, है ना, कभी किसी कंट्री में कभी किसी कंट्री में, घूमते रहो आराम से, मजे करते रहो, तो ये पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। चाहे दुनिया में कोई सा भी पर्सन हो, उसका नंबर कहीं ना कहीं आके एंड हो जाता है, चाहे वो हमारे अंबानी साहब हो, चाहे वो अडानी साहब हो, चाहे टाटा साहब हो, सबका पैसा कहीं ना कहीं आगे यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। मतलब वहाँ पे डॉट्स नहीं लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? रिसोर्सेज जो हैं इस दुनिया में, एक सिंगल पर्सनैलिटी भी ऐसी जिसके पास क्या है? अनलिमिटेड है, लिमिटेड ही है, और उसको वो इस तरीके से यूज करते हैं ताकि वहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। अब इसी के हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइनेंस का यूज कहाँ पे होता है इकोनॉमिक्स में? बिजनेस के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा लेन देन कहाँ पे होता है? पैसों से रिलेटेड बिजनेस के अंदर, इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे इस कंप्लीट सीरीज के अंदर। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे समझते हैं इस चीज को। तो पहले लेसन नंबर 1 हमारे पास क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। इसके बारे में हमने काफी बार पढ़ा होगा, 11th 12th इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा इसे डीप में समझना है, और वो भी बिजनेस से रिलेटेड समझना है, यानी कि हमें इसे बिजनेस से रिलेट करके चलना होगा इस इकोनॉमिक्स को, यानी कि इसके हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक्स को और हर एक चैप्टर को हम यहाँ पे बिजनेस से रिलेट करते हुए चलेंगे। तो चलो समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस कंप्लीट लेसन के अंदर। तो पहला हमारे पास काम क्या होगा? अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमें समझना होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स होती क्या है, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में पढ़ा के जाऊंगा। फिर हमारे पास क्या आता है? इंक्लूडिंग डिमांड। अब बात ये डिमांड क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, डिमांड, ठीक है, और डिमांड का मतलब यहाँ पे क्या है कि दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डिजायर कभी डिमांड नहीं होता, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, डिजायर कभी भी डिमांड नहीं होता। सपोज करो किसी की चाहत है, ठीक है, कि भाई मैं रोल्स रॉयस खरीद लूं, लेकिन वो चाहत है, क्या वो डिमांड है उसकी? नहीं। डिमांड कब बनती है? वो जब उसकी चाहत भी हो उसे खरीदने की और उसकी जेब में पैसा भी हो, यानी कि उसके पास बैंक बैलेंस भी हो उसे खरीदने का, तो वो क्या बनती है? डिमांड बनती है। तो यहाँ से मुझे आपको डिमांड का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिमांड का सिंपल सा मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई मेरी डिजायर भी है उस चीज को कंज्यूम करने की, खरीदने की, मेरे पास औकात भी है उसे खरीदने की, यानी कि पैसा भी मौजूद है उसे खरीदने का, तब वो क्या बनती है? डिमांड बनती है। इसके बाद बस क्या आता है अगला? सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। अब बात अगर हम सप्लाई की करें तो सप्लाई क्या होती है? मार्केट में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी चीज एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे बिकने को तैयार है, वो सब क्या होती हैं? सप्लाई होती हैं। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? एंड इक्विलिब्रियम। हमें समझना पड़ेगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो 3 तरह की कंडीशन होती है मार्केट के अंदर, एक तो डिमांड ग्रेटर देन है सप्लाई के, दूसरा डिमांड लेस देन है सप्लाई के, लेकिन तीसरा और सबसे अच्छा डिमांड बराबर है सप्लाई के। ये दोनों ही कंडीशन महाबेकार हैं और ये इकोनॉमिकली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ऐसा कई बार देखा गया है। जब जब ये सिचुएशंस आई हैं मार्केट में, इकोनॉमी में बेड़ा गर्क हो गया है ना। जब डिमांड ग्रेटर देन होगा सप्लाई से, इसका मतलब क्या है? खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं, यानी कि मार्केट में जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं हो रही है, चीज़ें नहीं आ रही हैं। इसके चक्कर में होता क्या है? प्राइस बढ़ता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन होना, यानी कि मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, यानी कि बहुत से लोगों के लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी? अनअफोर्डेबल। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। सपोज करो ये मार्कर है, अगर ये एक नॉर्मल मार्कर होता तो क्या होता? मैं इसको 20 रुपये में बेच देता, और मतलब जो लोग हैं वो इसे 20 रुपये में खरीद देते। लेकिन सपोज करो मैं इसे बोलूँ कि भाई इस मार्कर से कभी अकबर ने यूज़ किया था इस मार्कर को। अब सपोज करो इसके लोगों ने डिमांड बढ़ा दी कि एक एंटीक पीस है, ये मार्कर अकबर का यूज़ किया हुआ है, तो लोग डिमांड करेंगे। अब जो लोग डिमांड करेंगे तो भाई जो मुझे हायर प्राइस पे करेगा मैं उसी को तो बेचूंगा। तो सिंपल सी बात है, इसका प्राइस अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे काम आता है। जब भी चीजों की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि प्रोड्यूसर फिर उनको बेचेगा जो उस चीज के लिए हायर प्राइस पे करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और जो बेचारे उस चीज के लिए हायर प्राइस नहीं पे करेंगे उनकी चीज क्या हो जाएगी? अनअफोर्डेबल, वो उस चीज को नहीं खरीद सकते। अब फिर क्या आता है? डिमांड लेस देन सप्लाई। यहां होता है प्रोड्यूसर का बेड़ा गर्क। अब बातें भी ऐसा क्यों होता है वो समझ लेते हैं। तो वो डिमांड कम होगी सप्लाई से, इसका मतलब क्या है? खरीदने वाला कोई है ही नहीं, बेचने वाले सब पड़े हुए हैं।
जैसे कि कोविड में कुछ हुआ था। कोविड में क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि कोविड में लोगों की जॉब चली गई थी, तो लोगों की इनकम कम हो गई थी। अब इनकम कम होने की वजह से उन लोगों ने डिमांड करनी कम कर दी, यानी कि मार्केट में सप्लाई तो है लेकिन डिमांड हो ही नहीं रही। और जब डिमांड नहीं हो रही है तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है, लोग चीज़ों के प्राइस क्या होंगे, गिरेंगे। यानी कि सेलर क्या सोचेगा कि जितना जल्दी हो मैं इन चीज़ों को बाहर निकालूं, चाहे लोग चीप रेट पे क्यों ना खरीद रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस क्या होते हैं, गिरते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन क्रिएट होना। और इक्विलिब्रियम कब होता है, जब डिमांड बराबर हो सप्लाई के। सबसे बढ़िया सिचुएशन होती है ये, यानी कि जब मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो रही है। इससे ना इन्फ्लेशन होता ना ही डिफ्लेशन होता। हाँ, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के बहुत से मेथड्स होते हैं जो अपने माइक्रोइकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, उसको मैं डिस्कस नहीं करना है। तो मैंने समझ लिया डिमांड और सप्लाई का यहाँ पे क्या रिलेशन है इक्विलिब्रियम से। दूसरा, एक्सप्लोर द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमें समझना होगा एक तो नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का और स्कोप क्या है, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तीसरा क्या है, रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमें समझना होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का रोल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या जरूरत है बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ने की, वो हम डिफरेंट एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट आता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इन द मार्केट। यानी कि मार्केट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। एक तो प्राइस है, सब जानते हैं, है ना, पता है किसी को प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। और प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। अगला हमारे पास पॉइंट क्या है यहाँ पे, फिफ्थ, डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट्स एंड शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व। यानी कि मूवमेंट जो है और शिफ्ट डिमांड और सप्लाई कर्व में क्या डिफरेंस होता है वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं इसको भी काफी बार डिस्कस कर चुका हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियोस में। सिक्स्थ में क्या हमारे पास, एक्सप्लोर द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड सिग्निफिकेंस इन मार्केट। हमें समझना होगा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। क्योंकि इक्विलिब्रियम एक हम मान सकते हैं कि आइडियल सिचुएशन है इस मार्केट की, यानी कि जहां पे ना तो प्रोड्यूसर को नुकसान होता ना ही कंज्यूमर को नुकसान होता, दोनों इफेक्टिव तरीके से मार्केट को रन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, सेवंथ, डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स इन मैनेजिंग प्रॉफिट। यानी कि अब बिजनेस है तो बिजनेस क्यों चलाते हैं हम लोग, नुकसान करने के लिए नहीं, फायदा कमाने के लिए, मुनाफा, अंधा पैसा, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो भाई प्रॉफिट कब कमाएंगे हम, जब हमारे पास क्या होंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स मौजूद होंगी। इसके अलावा एनालाइजिंग कॉस्ट, कॉस्ट को भी समझना होगा। अब कॉस्ट क्या होते हैं भैया, अरे लागत। अब बिजनेस फ्री में तो चलेगा नहीं, बिजनेस चलाने के लिए हम क्या लगाते हैं, पैसा। तो भाई कितना खर्चा आ रहा है और उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो भी देखना क्या है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रॉफिट इंक्रीज करने के मात्र दो तरीके होते हैं, एक वाहियात होता है, एक इफेक्टिव होता है। वाहियात क्या होता है, यानी कि आप प्राइस बढ़ा लो, एक सिंपल सी बात है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। अगर आप प्रॉफिट की बात करूं तो यहां पे रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट। इसी को आपने बचपन में ऐसा पढ़ा था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जिन लोगों ने मैथ्स वैथ्स पढ़ी होगी 7th 8th में, उन लोगों के टॉपिक जरूर पढ़े होंगे, ये तो बचपन के टॉपिक है, ये तो पढ़े ही होंगे। और जो लोग कंचे खेल रहे होंगे उस उम्र में तो भाई उनसे क्या ही कह सकते हैं हम। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास क्या होता है, हमारा प्रॉफिट। तो ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो जितना ज़्यादा एसपी और सीबी में डिफरेंस होगा उतना ही फालतू तो प्रॉफिट होगा। तो अगर मुझे डिफरेंस इंक्रीज करना है तो दो ही तरीके हैं। एक तरीका क्या है, मैं सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दूं, यानी कि महंगे बेचूं चीज़ों को, तो मेरा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर भी तो है मेरे भाई। अगर मैं महंगे में बेचूंगा तो बाकी लोग तो मेरी मार्केट शेयर, मतलब लोग जो है शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे लोगों के पास। तो ये एक इफेक्टिव मेथड नहीं होता। दूसरा तरीका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दो आप, यानी कि कॉस्ट कम से कम आए। तो ये एक इफेक्टिव मेथड होता है कि हम ऐसे मेथड से बिजनेस चलाएं जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, बहुत कम हो, जिससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए कॉस्ट को एनालाइज करना आना भी क्या है, काफी जरूरी है। इसके बाद प्रिडिक्टिंग डिमांड, डिमांड को प्रिडिक्ट करना कि डिमांड कितनी होने वाली है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक सक्सेसफुल बिजनेस वही है जो एक्चुअल डिमांड प्रेडिक्ट कर लेता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट। क्योंकि देखो, अगर उसने डिमांड से फालतू गुड्स बनाए तब भी उसका नुकसान है, और डिमांड से कम बनाए तब भी उसका नुकसान है। नुकसान क्यों है आपको समझाता हूँ एक चीज यहाँ पे। अगर मान लो उसने डिमांड से फालतू गुड्स बनाए तो कुछ गुड्स उसके बच जाएंगे जो बिकेंगे ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक्स।
अनसोल्ड स्टॉक यानी कि ऐसे गुड्स जो नहीं बिके मार्केट के अंदर। अब जो मार्केट में बिकेंगे नहीं तो वो किसके बराबर है? लॉस के बराबर। अब सपोज करो कोई मार्कर बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, उसके पास कुछ मार्कर्स बच गए, 1000, 2000, 5000, 5 लाख ऐसे मार्कर की क्वांटिटी बच गई जिनको वो यूज बेच नहीं पा रहे हैं या फिर बिक नहीं रहे हैं, उनकी डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो अब वो क्या हो गया, अब उसके ऊपर खर्चा आएगा उसे गोदाम में रखने का, दूसरा उसे पैसे लग चुके हैं तो वो क्या है, उसके लॉस के बराबर है क्योंकि वो उसे बेच नहीं पा रहा। तो और अब बात है कि भैया अगर मान लो डिमांड से कम बनाए तो क्या नुकसान होगा, तो मार्केट में किसी और को मौका मिल जाएगा उस डिमांड को फुलफिल करने का और वो मार्केट में भी जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये होती है सिचुएशंस 2। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, सेटिंग प्राइसेस इफेक्टिवली। हाँ, तो क्या सेट करना है यहाँ पे, इफेक्टिवली प्राइस को, यानी कि प्राइस कैसे सेट किया जाता है डिमांड और सप्लाई के जरिए, वो समझना होगा हमें। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो मैंने बिल्कुल डीप में समझाया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी, और इनको बाकी डीप में हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन यहाँ मैंने क्लियर कर दिया कि मैं पढ़ना क्या है इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो आपको ब्रीफ तो मिल गया होगा इस चैप्टर के अंदर के भी पढ़ना क्या क्या है। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू एक्सप्लोरिंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट इक्विलिब्रियम। तो बात है हमें डिमांड और सप्लाई पढ़नी क्यों है, ताकि हम ऐसे फैक्टर को पढ़ सके जो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट के इक्विलिब्रियम को। यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई अफेक्ट होता है। क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम में चेंज कब आएगा, या तो डिमांड चेंज हो जाए या सप्लाई चेंज हो जाए, और उसके लिए हमें अलग अलग फैक्टर्स देखने पड़ेंगे उनके। एंड गेन वैल्यूएबल इंसाइट इनटू हाउ बिजनेसेस ऑपरेट इन डायनामिक मार्केट कंडीशन है। ये पता नहीं क्या लिख दिया मैंने। और भाई जिनको थोड़ी बहुत राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो थोड़ा सा ध्यान से, इसमें बोल बोल के समझाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से राइटिंग समझ में आ जाए। मैं जानता हूँ मेरी राइटिंग घटिया है, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा इंप्रूव करने की, पर बोर्ड पे अभी ऐसी ही आती है। ठीक है, अब यहाँ देखो, और ये तो जब है जब मैंने आराम आराम से लिखा है, और अगर मैं स्पीड में लिखना चाहूँ फिर तो ऊपर से जाएगी बिल्कुल सीधा। और कोई भी मेरी वीडियो को 2x से मत देखा करो, क्योंकि पहले ही मेरी बोलने की स्पीड क्या है, काफ़ी स्पीड में बोलता हूँ मैं, तो इसलिए जो है नॉर्मल रेट पे वीडियो चलने दिया करो ताकि आपको हर एक कंसेप्ट ध्यान से समझ में आए। आप 2x पे चलाओगे तो पक्का ऊपर से जाएगा सब कुछ। और यूँ भी मेरी वीडियो होती कितने मिनट की है, 15, 18, 20 हद से अधिक इतने मिनट की होती है वीडियो, आराम से आप देख सकते हो तुरंत। अब यहाँ देखो, तो गेन वैल्यूएबल इंसाइट इनटू हाउ बिजनेसेस ऑपरेट इन डायनामिक मार्केट इन्वायरमेंट, यानी कि अलग अलग मार्केट इन्वायरमेंट्स के हिसाब से जो बिजनेस है वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे अपने आप को चलाने में हेल्प करते हैं। तो हमें ये समझना होगा, क्योंकि बिजनेस को भी ना अलग अलग फेजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, कई बार बूम आता है, कई बार रिसेशन आता है, ठीक है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे बिजनेस में हैंडल किया जाता है वो हम समझेंगे इस कंप्लीट सीरीज के अंदर। अब अगला हमारे पास क्या है, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स की। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि इकोनॉमिक्स हमारा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि पढ़ो और नंबर लिया हो सिर्फ इस काम में आता नहीं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमने भी क्या बताया था आप लोगों को कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हम लोगों को रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना होता है ताकि उनसे हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। इसलिए मुझे क्या करते हैं, अच्छे तरीके से एलोकेट करते हैं, तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे पास लिमिटेड इन नेचर है उसको हम इफेक्टिवली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टाइम का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, अब टाइम को ही देख लो, हम कितना सोच समझ के शेड्यूल वगैरह बना के यूज करते हैं। वो अलग बात है, कुछ वेले लोग होंगे जिनको सोने से फुर्सत नहीं है, इंस्टा चलाने से फुर्सत नहीं है, ठीक है, और पढ़ने तो आते हैं यूट्यूब पे, लेकिन जैसे यूट्यूब पे नीचे आता ना, अरे इसका ट्रेलर आ गया, ओहो ये वाला नया गाना आ गया, तुरंत वहां पे शिफ्ट कर जाते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के। ठीक है, तो भाई जिस एज में अभी आप लोग हो तो भाई एज जो है काफी क्रूशियल है। तो इस टाइम पे तो अपने करियर पे फोकस कर लो, उसके बाद पूरी लाइफ सेट है। 4-5 साल हो रहा है बस। ये जो घर वाले बोलते हैं ना कि 10th कर लो, करियर सेट, 12वीं करो, नहीं, मेन टाइम ये होता है 12वीं के बाद वाला, जिसमें आप 5 साल मेहनत कर लोगे तो आपका करियर आराम से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसके बाद क्या आता है, तो ये हमारे पास एक ब्रांच है किसकी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स की, यानी कि जिसको हम बिजनेस में यूज करते हैं, ऐसी इकोनॉमिक्स जिसको हम बिजनेस में यूज करके बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने की कोशिश करते हैं। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन हाउ कंपनीज डील विद मनी, यानी कि कंपनी जो है मनी के साथ कैसे डील करती है, यानी कि पैसा आता है उसके साथ कैसे डील करती है। ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट्स एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि वो अपने मार्केट्स को, इन्वायरमेंट को किस तरीके से हैंडल करती है, ये सब किसका पार्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट ही है। क्योंकि बिजनेस को ना सबसे बना रखनी पड़ती है। एक तो पैसे को यूज करना पड़ता है इफेक्टिव तरीके से, क्योंकि सबसे
तगड़ा रिसोर्स है ये बिजनेस चलाने के लिए। ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है, मार्केट्स, क्योंकि मान लो अब बिजनेस कर रहे हो आप लोग और बिजनेस के अंदर आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर ही लड़ाई हो रही है, तो ऐसे बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं है, लोग एफिशिएंट नहीं रहेंगे काम के लिए, और जब भी कोई बिजनेस इनएफिशिएंट होता है उसे लॉस ही लॉस झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा मार्केट से दोस्ती बना के रखनी पड़ती है भाई, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम करना पड़ता है, यूँ नहीं अपनी मर्जी से कितनी प्रोडक्शन कर ली, कितनी कम प्रोडक्शन कर ली, ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट को देखते हुए रिएक्ट करना पड़ता है and the environment। तो it's all about understanding the financial, structural and market challenges। तो पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आती है कि भाई आप फाइनेंस को समझो यहाँ पे कि भाई पैसे को किस तरीके से यूज करना है ताकि उससे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो, और जब मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होगा। इसके बाद स्ट्रक्चरल, कि भाई बिजनेस का हमारा स्ट्रक्चर किस टाइप का है, अलग अलग बिजनेस के अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एंड मार्केट चैलेंजेस, अब मार्केट में चैलेंजेस आते रहते हैं, कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी डिमांड कम हो जाती है, कभी सप्लाई बढ़ जाती है, कभी सप्लाई कम हो जाती है, तो बहुत से फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट चैलेंजेस दैट बिजनेस इनकाउंटर। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या आता है, तो इट लुक्स एट द इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ स्कैर्सिटी। मैं आपको बता चुका हूं स्कैर्सिटी क्या होती है, ये वो सिचुएशन है जब डिमांड तो बहुत ज्यादा है पर सप्लाई कम है, और ऐसा क्यों है, रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से हमेशा डिमांड बनी रहती है और सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि देखो ना आजकल वर्ल्ड में हो क्या रहा है, लगातार पॉपुलेशन राइज कर रही है, इंडिया ही देखो, चाइना को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने, ठीक है, पॉपुलेशन में लोग थोड़ा कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है भाई, तो कहीं तो आगे बढ़ रहा है, चाहे पॉपुलेशन में ही सही, तो पॉपुलेशन काफी हो चुके हैं, पॉपुलेशन काफी बढ़ चुका है, ठीक है, इसकी वजह से लगातार डिमांड बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, और जब आउटपुट बोल रहा हूं, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ने की वजह से सप्लाई कम है, और इसी की वजह से क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, स्कैर्सिटी आ रहा है। और यही एक वर्ड है ऐसा जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमिक्स बनाई गई थी। और इकोनॉमिक्स के लिए एक खास बात और है जो मैं बोलता हूं, इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, साइंस ऑफ मनी, यानी कि जब हम पैसों से रिलेटेड बात करते हैं ना, तो वो सब किसका पार्ट बन जाता है, हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। एंड हाउ इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन, अभी कैसे अफेक्ट करता है प्रोडक्शन को, वो हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा अब जैसे प्रोडक्शन कैसे अफेक्ट करेगा, अगर आपसे पूछूं मैं यहाँ पे, अब देखो डिमांड क्या है, लगातार बढ़ रही है, क्यों, पॉपुलेशन राइज करने की वजह से, तो प्रोडक्शन भी तो अफेक्ट होगा, आपको प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब प्रोडक्शन इंक्रीज कब कैसे होगी, जब आप सेम रिसोर्सेज में एफिशिएंट तरीके से यूज करोगे और आउटपुट लेवल को इंक्रीज करोगे, क्योंकि रिसोर्सेज है नहीं ज़्यादा, रिसोर्सेज अब लिमिटेड ही है। अब सपोज करो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, अब सबको खाने की नीड है, भाई खाना तो बेसिक नीड है ह्यूमंस की। अब अगर खाना चाहिए, पर दिक्कत क्या है, खाना आता कहाँ से है, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर के लैंड क्या है, लिमिटेड ही है, लिमिटेड है, उल्टा कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, क्योंकि लगातार जो हम उस लैंड को अर्बन सिटीज़ बनाने में यूज़ कर रहे हैं या फिर रेसिडेंशियल प्लेसेस बनाने में यूज़ कर रहे हैं। और जब उसे यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय उल्टा कम होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें जरूरत क्या है कि जो भी लैंड हमारे पास है एग्रीकल्चर के लिए, हम उसी में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करें, ताकि जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है उन सबका पेट तो कम से कम भरा जाए, क्योंकि फूड जो है वो क्या है, बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी। तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप रिसोर्सेज जो है उसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करो सब में। आज इंडिया में देखो इतनी इनइक्वालिटी है, 90% रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ किसके पास है, 10% लोगों के पास, और बाकी बचे हुए 10% 90% लोगों के पास। इसी को तो बोलते हैं इनइक्वालिटी, कि कुछ लोगों के पास तो भंडार ही भंडार पड़े हुए हैं, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, और बेचारे कुछ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, ठीक है, तो उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ की भी क्या है, कमी है। तो इसलिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना क्या है, बहुत जरूरी है। अब मैं इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारी गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही देखो, चाहे वो राशनिंग सिस्टम, वो कितना घटिया है कि कुछ लोगों को फिर भी बैगिंग करनी पड़ती है, कुछ लोग भीख मांगते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा। हंगर इंडेक्स में हम काफ़ी ऊपर हैं, क्यों है हम ऊपर, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे बफर स्टॉक में ना अनाज सड़ जाता है रखा रखा, यानी कि जो हम अनाज गवर्नमेंट इकट्ठा करती है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, वो सड़ जाता है, लेकिन वो पहुँचता नहीं है उन लोगों तक जिन लोगों को सही में उस चीज़ की जरूरत है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता, और वो कौन करता है, प्रोड्यूसर ही करना होता है, प्रोड्यूसर करना पड़ता है ये सारी चीजें। एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, और हम रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करते हैं, अपने गुड्स को, अपनी सर्विस को किस तरीके से यूज करते हैं ताकि हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। तो उम्मीद है आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शनल वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और ये हमारी सीरीज की पहली वीडियो है, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली कुछ वीडियोज में, यानी कि मेरे हिसाब से ये लगा लो कि 40-45 वीडियोज तो बनेंगी इस कंप्लीट सीरीज के अंदर, तब जाके हमारा क्या होगा, ये कंप्लीट
टॉपिक खत्म होगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रह जाए, किसी भी तरह की क्वेरी रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।